Hello viewers, this is Aisha and I welcome you all to your own prep up channel, right? So the thing that we are going to discuss today is very important from examination point of view, whether it be for seated candidates or any candidate who wants to pursue a course in teaching or in psychology, right? So the thing that's the very important theory that we are going to discuss today is Jean Piaget's theory of cognitive development. As you can see on the screen, so first of all, we'll understand who was he, what contribution he has done in the field of education and in the field of child development overall, and let me take you through this. So this theory came up in 1936. So first of all, we'll know who he was, right? So he was a Swiss, as you can see on the screen, he was a Swiss developmental psychologist who studied children in the early 20th century. His theory of intellectual or cognitive development published in 1936 and is still used today in some branches of education. He focused on children from birth through adolescence, characteristics, different states of development and all that. And the main things he studied was how a child learns language, what are sort of morals, how morals get developed, how memory works, how reasoning takes place. So all these things were the agendas of his theory. तो पहली बार मैं बता दूं कि जो जीन पियाजे थे, इन्होंने ही वॉज अ फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट, ये पहले साइकोलॉजिस्ट रहे हैं जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बहुत ज्यादा हद तक रिसर्च की, राइट? तो बहुत ज्यादा हद तक रिसर्च करने के बाद उन्होंने जो कहा, उनकी अंडरस्टैंडिंग जो थी, उन्होंने कहा कि बच्चे अपनी इंटेलिजेंस की वजह से नहीं सीखते चीजें, ये खाली उनका IQ वगैरह नहीं है, ये उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं जिनकी वजह से वो सीखते हैं। वो जब रियल वर्ल्ड में जाते हैं, वो आसपास देखते हैं चीजें कैसे हो रही है, तो उनके दिमाग में उसका एक कॉन्सेप्ट बन जाता है, ठीक है? और जिस कॉन्सेप्ट को वो आगे जाके यूज करते हैं, ठीक है? तो वो कहते हैं कि बच्चा अपनी एक्सपीरियंस से सीखता है। अ चाइल्ड कैन कंस्ट्रक्ट हिज ओन नॉलेज, बच्चा अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट कर सकता है। एंड द स्कूल ऑफ थॉट ही बिलोंग्स टू वॉज कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म पे वो बिलीव करते थे खुद, क्योंकि वो कहते, उन्होंने कहा है कि बच्चा जो है, A child can produce his own knowledge, उसको किसी अडल्ट की जरूरत नहीं है, उसको स्कैफोल्डिंग की जरूरत नहीं है, उसको सोसाइटी की जरूरत नहीं है, बल्कि a child is capable of constructing his own knowledge। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि वो प्रैग्मेटिस्ट भी थे, क्योंकि वो प्रैक्टिकल चीजों पे बिलीव करते थे, ठीक है? तो यहाँ आपको ये समझना है कि दैट उन्होंने कंस्ट्रक्टिविज्म पे ज्यादा जोर दिया है, और उन्होंने कहा है कि बच्चा अपनी नॉलेज से सीखता है, ठीक है? एंड ही इज रियली केपेबल ऑफ डूइंग थिंग्स। ओके, मूविंग ऑन। तो जिन चीजों पे उन्होंने स्ट्रेस दिया है सबसे ज्यादा, पियाजे मेड सेवरल अजम्पशंस अबाउट चिल्ड्रन व्हाइल डेवलपिंग हिज थ्योरी। चिल्ड्रन, तो उन्होंने क्या अजम्पशंस दिए? चिल्ड्रन बिल्ड देयर ओन नॉलेज बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस। जो मैं आपको पहले ही कह चुकी हूँ कि बच्चे के एक्सपीरियंस को उन्होंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। Children learn things on their own without influence from adults or older children। बच्चे को किसी की जरूरत नहीं है, बच्चा खुद से चीजें कर सकता है, ठीक है? Children are motivated to learn by nature। ये उनमें innate एक क्वालिटी है, inborn क्वालिटी है कि बच्चा खुद से सीख लेता है। They don't need rewards as motivation, उनको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। तो पियाजे ने जो है, उन्होंने स्टेट्स दिए हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इन स्टेट्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज इन स्टेट्स को अच्छे से समझे। तो पहला स्टेज जो है, उन्होंने, आप देख सकते हैं, मैंने बहुत ही अच्छे से ये दिया हुआ है चार्ट, तो आई एम होपिंग दैट इट्स क्लियर। सेंसरी मोटर स्टेज है पहला स्टेज, एंड इट इज फ्रॉम ईयर 0 to 2 years। इसमें इसके जो मेन फीचर्स हैं, इनमें क्या क्या होता है, इसमें कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसेस बनता है विद मोटर रेस्पॉन्सेस। कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसेस विद मोटर रेस्पॉन्स मीन्स दैट मीन्स हैंड आई कोऑर्डिनेशन, हैंड लेग्स का कोऑर्डिनेशन, बॉडी का कोऑर्डिनेशन बैठ जाता है। सेंसरी क्यूरियोसिटी अबाउट द वर्ल्ड,
The child is very curious during this stage to know about the world. Language used for demands and cataloging. ऑब्जेक्ट परमानेंस, देखिए ऑब्जेक्ट परमानेंस इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है, क्योंकि बच्चे को इसमें ये, जब बच्चा 6 मंथ्स का होता है, 5 मंथ्स का, तो वो रोता है उन चीजों के लिए जो उसके आसपास भी नहीं है, ठीक है, आसपास भी नहीं है, और फिर भी रोता है, उसको पता नहीं है कि ये चीजें, फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है वो चिप्स के पैकेट के लिए रोता है या कोई खिलौने के लिए रोता है, उसको पता नहीं है कि ये चीज कहीं से हमने खरीद के लानी है या वो चीज कहीं और है, उसको बस वो चाहिए तो चाहिए। लेकिन जैसे वो बड़ा हो जाता है, 1.5 साल का, 2 साल का, उसको पता है कि चिप्स का पैकेट जो है वो, वी नीड टू गो टू द मार्केट, बाई इट फ्रॉम देयर, ओके। सो एक थॉट सा बन जाता है, अगर चीज फिजिकली अभी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल चिप्स का पैकेट अभी मेरे पास नहीं है, बट इट एग्जिस्ट, ये फिर भी एग्जिस्ट करता है, कहीं पे तो है जहां से हमने लाना है। अगर मेरे पास कोई पर्टिकुलर टॉय नहीं है, द चाइल्ड थिंक्स इट टेक्स इट दिस वे, अगर मेरे पास कोई पर्टिकुलर टॉय नहीं है लेकिन दैट टॉय स्टिल एग्जिस्ट, वो टॉय है जो कहीं पे है और खरीद के लानी है या कहीं से लानी है, कहीं से प्रोक्योर करनी है, तो ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है। या फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ द पेरेंट इज मिसिंग, ओके, फॉर एग्जाम्पल द मदर और द फादर, बट दे नो दैट दे हैव गॉन समवेयर, दे आर नॉट फिजिकली प्रेजेंट राइट नाउ, बट दे हैव गॉन समवेयर एंड दे विल कम बैक, and this is called as object permanence, this is called as object permanence, and it's from 0 to 2 years. And then pre-operational stage is the second stage, and it's from 2 to 7 years old. symbolic thinking इसमें होती है, बहुत ज्यादा symbolic thinking होती है, बच्चा समझता है okay this is called as 2, okay this is the shape of how we write number 2, okay this is how we write number 2, this is how we write number 3। तो एक उसका ना सिंबॉलिक, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बन जाता है, उसका एक छाप बन जाती है उस नंबर की उसके दिमाग पे, ठीक है। तो बच्चा ना, इसकी मेमोरी भी धीरे धीरे ग्रो होने लगती है। यूज अ प्रॉपर सिंटेक्स एंड ग्रामर टू एक्सप्रेस कॉन्सेप्ट्स, बच्चा अच्छे से बोलना सीखता है, इमेजिनेशन भी उसकी बढ़ जाती है, इंट्यूशंस भी होते हैं। कॉम्प्लेक्स एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स आर स्टिल डिफिकल्ट एंड कंजर्वेशन इज डेवलप्ड, ठीक है, अभी भी वो एब्स्ट्रैक्ट चीजों को नहीं समझ सकता है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे चीजें होने लगती है, बोलना सीखता है, ठीक है, इमेजिनेशन भी उसकी बहुत ज्यादा है, क्रिएटिव भी हो जाता है ड्यूरिंग दिस पीरियड। लेकिन बच्चा जो है इस पीरियड में बहुत ज्यादा ईगो सेंट्रिक होता है, जैसे इसका मेन इंपॉर्टेंट फीचर है ऑब्जेक्ट परमानेंस, इसका ईगो सेंट्रिक है, बच्चे को ना बस अपनी से, बस ये चीज चाहिए तो चाहिए, उसको और किसी से कोई लेना देना नहीं है, उसको बस अपने, ही सेल्फ सेंटर्ड, बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड होता है, ईगो सेंट्रिक हो जाता है, ठीक है, उसको बस अपनी चीजों से मतलब है, ठीक है। देन मूविंग ऑन टू स्टेज थर्ड, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, एंड दिस लास्ट फ्रॉम ईयर 7 to 11 years, एंड कॉन्सेप्ट्स, इस अब देखते हैं इस स्टेज में क्या आता है। कॉन्सेप्ट्स अटैच्ड टू कंक्रीट सिचुएशंस, टाइम स्पेस एंड क्वांटिटी आर अंडरस्टूड एंड कैन बी अप्लाइड बट नॉट एज इंडिपेंडेंट थॉट्स। इसमें बच्चा ऑपरेशन सीखता है, ठीक है, वो बड़े बड़े ऑपरेशन सीखता है। फॉर एग्जाम्पल अगर फिजिकली भी कोई चीज प्रेजेंट नहीं है लेकिन वो he can do operations in his head, अगर उसको बोलेंगे 7 into 9 into 10 what is it, okay, he can think it in his mind and give the answer, or even though the numbers are not written on a blackboard or anywhere, but he can still think about those numbers and give you the answer, even if he cannot see it, or okay, so that means the mental processes are happening at a very quick speed, right? And even if the things are not physically present, physically चीजें present नहीं है, but operations अच्छे से हो रहे हैं, he can understand many concepts, but not independent concepts, right? reasoning थोड़ा कम है यहाँ पे, even though logical thinking develops here, right? but not to that extent, right? Now moving on to formal operational stage, it's from 11 years old to and getting older, that means adolescence से लेके adulthood तक ये stage होता है। इसमें बच्चा abstract concept सीखता है, theoretical, hypothetical, counterfactual talents ले सकता है, उनका he can lot of factual thinking takes place, abstract logic and reasoning, strategy, planning becomes possible, concepts learned in one context
can be applied to another, right? That means if he learns one thing, he can apply it to other as well. For example, बच्चे को एक फॉर्मूला दिखा दी, उसको बोला कि हाँ अब ये फॉर्मूला दूसरे किसी क्वेश्चन में भी यूज कर सकते हो, ठीक है, तो वो उस फॉर्मूला से डिफरेंट प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। बच्चे को प्रॉब्लम है कि ये फॉर्मूला मैंने याद कर लिया है, मैंने ये हर एक जगह में इस्तेमाल कर सकता हूँ जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आएगी, ठीक है। लॉट ऑफ लॉजिकल थिंकिंग, लॉट ऑफ रीजनिंग, लॉट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ऑन अ पार्ट ऑफ ए चाइल्ड, right? So these are the 4 stages of cognitive development which have been given by Jean Piaget. Now terms that Piaget used in his theory of cognitive development. देखिए ये जो terms है ये आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगे and these are really very important which Jean Piaget used in his theory. So the first term that he used was schema. As you can see, so what is a schema? Let me read it for you. It's a term he used to represent the building blocks of knowledge. So these are the little units of knowledge or the concepts. बच्चे एक कोई आइडिया, कोई कॉन्सेप्ट, कोई यूनिट जो बच्चे के दिमाग में बन जाता है, छाप बन जाती है किसी चीज की. You may think of schemas as different index cards inside the brain. बच्चा अपनी ब्रेन में नॉलेज को रजिस्टर कर रहा है, यूनिट्स बना रहा है, आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स उसके दिमाग में उस एक पर्टिकुलर चीज को लेके बन रहे हैं. Each one informs the individual on how to react to new information or situations. तो बच्चे को पता है कि मतलब बच्चे के दिमाग में कॉन्सेप्ट्स बन जाते हैं कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में मुझे कैसे रिएक्ट करना है. दैट मीन्स द कॉन्सेप्ट इज ऑलरेडी देयर इन हिज माइंड बिकॉज ही हैज सीन इट समवेयर, ही इज ऑब्जर्विंग द वर्ल्ड अराउंड हिम. वो बच्चा आसपास के माहौल को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा है, एक्सपीरियंसेस लर्न कर रहा है, उनके बारे में अपने दिमाग में स्कीमास बना रहा है, कॉन्सेप्ट्स बना रहा है और बाद में उनको अप्लाई भी कर रहा है. सो जीन पियाजे said that ये नहीं है कि बच्चे नहीं सोचते, बच्चे भी अपनी लेवल पे बहुत ज्यादा सोचते हैं, राइट? बट द काइंड इज डिफरेंट. उनका जो सोचने का तरीका वो अलग है, लेकिन वो भी उतना ही सोचते हैं, राइट? देन मूविंग ऑन, assimilation. What is assimilation? Is using an existing schema and applying it to the new situation or object. So assimilation simply means that when you are applying previous knowledge to the new situation, आपने जो ऑलरेडी सीखा हुआ है वो आप किसी नई सिचुएशन में अप्लाई कर रहे हो, तो दैट इज assimilation. Accommodation is changing approach when an existing schema does not work in a particular situation. But accommodation means बच्चे ने कुछ सीखा हुआ है, बट अब कोई नई सिचुएशन उसके सामने आ गई और उसको यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसके साथ कि वो नहीं समझ पा रहा है, लेकिन वो बच्चा फिर उस नॉलेज को वैसे ही अकोमोडेट कर लेता है. फॉर एग्जाम्पल बच्चे को पता है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ चाइल्ड, उसको पता है कि जिसके सिर पे बाल नहीं है, यहाँ से कर्ली बाल है, ठीक है, वो क्लाउन है, जोकर है, ठीक है. तो उसके सामने एक आदमी आ गया तो जिसके सिर पे बाल नहीं थे, साइड साइड से बाल थे थोड़े, तो the child instantly said clown, clown, clown. But the parent is correcting him. The parent is correcting him and saying that he is not wearing the clown's dress, right? And he is not doing funny actions. तो ये clown नहीं है. He is simply a man with no hair. तो कुछ इंसान होते हैं, कुछ human beings जिनके बाल नहीं होते हैं. They are bald. This is called as bald. ठीक है? तो बच्चे के दिमाग में ना नया स्कीमा बन जाता है, वो इस नॉलेज को अकोमोडेट करता है. अच्छा, हर कोई क्लाउन नहीं होता जिसके सिर पे बाल नहीं है, कुछ मैन के सिर पे बाल नहीं होते, तो वो इस नॉलेज को अकोमोडेट करता है. तो इसको कहते हैं अकोमोडेट करना. जब वो ऑलरेडी कुछ जानता है लेकिन नई सिचुएशन में वो प्रीवियस नॉलेज अप्लाई तो करता है लेकिन वो कंफ्यूज हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, ठीक है. तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, फिर यहाँ पे वो नई कोई चीज सीखता है, ठीक है. तो दिस इज, तो बच्चा फॉर एग्जाम्पल बच्चे को पता है कि हाँ एनिमल्स तो होते हैं, तो वो कैट, उसको पता है कि ये कैट है, लेकिन वो एक दिन डॉग देखता है तो उसको भी वो कैट ही बोलता है. लेकिन देयर इज समवन, फॉर एग्जाम्पल द पेरेंट इज करेक्टिंग, नो दिस इज, दैट इज कैट, दिस इज डॉग. सो द कॉन्फ्लिक्ट देयर, फर्स्ट द कॉन्फ्लिक्ट देन अकोमोडेशन. ओके, तो पहले कॉन्फ्लिक्ट होता है दिमाग में, फिर अकोमोडेशन होती है. दैट मीन्स पहले तो प्रीवियस नॉलेज अप्लाई करता है जो उसने assimilation पार्ट में उसने सीखी हुई है, ठीक है. तो उसके बाद वो अकोमोडेट करता है. दैट मीन्स अगर उसके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट है तो फिर वो नई नॉलेज उसमें
डाल के उसको अकोमोडेट करता है। देन इक्विलिब्रेशन, दैट मीन्स उसमें उसके बाद उसमें बैलेंस आ जाता है, बैलेंस आ जाता है। अच्छा वो कैट है, अच्छा ये डॉग है, अच्छा डॉग्स के भी अलग अलग कलर्स होते हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रेशन, एक काइंड ऑफ बैलेंस। इट्स अ ड्राइविंग फोर्स दैट मूव्स ऑल डेवलपमेंट फॉरवर्ड्स, दैट मीन्स उसके बाद उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहता है, वो उसके बाद आगे बढ़ता है। Piaget didn't believe that development progressed steadily. Instead, it moved in leaps and bounds according to experience. तो पियाजी का ये कहना था कि बच्चा ऐसे ही नहीं सीखता है, अच्छा डॉग फिर ऐसे ऐसे थोड़ा बड़ा हो गया। तो उसने बोला कि नहीं, इसमें लीप्स एंड बाउंड्स हैं, इसमें थोड़े पॉजेज हैं, इसमें ब्रेक्स लेता है बच्चा, फिर वो नई नॉलेज को एडजस्ट करता है, ठीक है, अडेप्ट करता है, फिर जाके उसकी दिमाग में नहीं, उसके दिमाग में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जिनको वो खुद से रिजॉल्व करता है, ठीक है। उसको पता है कि ये पेन है, फिर उसको पता है कि अच्छा वो पेंसिल को भी पेन ही कहता है, फिर उसको पता चलती है कि नहीं वो पेन है, ये पेंसिल है, तो खुद ही उसके दिमाग में ये चीजें सारी एडजस्ट होती रहती है। तो दिस इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रेशन एंड देन ही मूव्स ऑन and there are various operations taking place. Is the process of working something out in your head. दैट में छोटे बच्चे के दिमाग में बहुत सारे के ऑपरेशन चल रहे होते हैं, बहुत सारे के प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, ठीक है। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट टर्म्स व्हिच यू मस्ट keep in your mind and just know them well. Okay, what is schema, what is assimilation, what is accommodation, what is equilibration, what are operations. So these are the various terms that Jean Piaget used in his theory, right? Moving on. Now, what are the educational implications of Piaget's theory? देखिए आज भी Piaget की theory इतनी important है कि आज भी उसके educational implications हैं, ओके, जिसको टीचर्स, एजुकेटर्स, साइकोलॉजिस्ट्स यूज करते हैं। तो व्हाट आर दोस इम्प्लीकेशंस? प्रोवाइडिंग चांसेस फॉर ट्रायल एंड एरर। बच्चा पहले गलती करता है, गलती करते करते ही वो सीखता है, ठीक है। फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग वर्सेस द एंड रिजल्ट। एंड रिजल्ट पे फोकस मत करो, बट प्रोसेस पे फोकस करो कि ड्यूरिंग दैट टाइम, ड्यूरिंग दैट जर्नी ऑफ लर्निंग बच्चे ने क्या क्या गलती की, कैसे करेक्ट की उन गलती को। एंड रिजल्ट शुड नेवर बी द ऑब्जेक्टिव बट द प्रोसेसेस, द ऑपरेशंस, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Providing children with visual aids and other props like models to illustrate different ideas and concepts. बच्चे को resources provide करें ताकि उसकी जो thinking है it can reach to full potential. Okay, the ideas and concepts are very clear. Okay, using real life examples to paint complex ideas like word problems in math. तो उनको ना अगर मैथमेटिक्स पढ़ा रहे बच्चे को तो वो खाली चॉक, डस्टर एंड ब्लैक बोर्ड से मैथमेटिक्स नहीं सीख सकता है, वो मैं टीचर के बोलने से मैथमेटिक्स नहीं सीखता, उसको रियल लाइफ यूज दिखाओ, इसको एप्लीकेशन दिखाओ, तब जाके बच्चा सीखेगा। Providing chances to classify or group information, outline and hierarchies are good examples and allow kids to build new ideas from previous knowledge. Chances to classify or group information, बच्चे को खुद क्लासिफाई करने दो चीजें, ठीक है, उनको खुद ग्रुप्स में डालने दो चीजें, ठीक है। बच्चे को हम बहुत सारे टॉयज देंगे, उसको हम बोलेंगे इसमें जो रेड टॉयज है उसको अलग रखो, येलो टॉयज अलग अलग रखो, एक गेम के थ्रू उसको बोलेंगे। तो इससे बच्चा क्या सीखेगा? एक तो वो ग्रुपिंग भी सीखेगा एज पर द कलर, या उसको हम साइज के थ्रू भी करा सकते हैं, कलर के थ्रू भी करा सकते हैं। तो गेम वे में ही, प्ले वे में ही वो बहुत क्लासिफिकेशन सीख सकता है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स चीजें भी बच्चे को हम प्ले वे में सिखा सकते हैं। Outlines and hierarchies are good examples. Allow kids to build new ideas. Allow them to build new ideas. Allow them to link their previous knowledge to the new knowledge. Offering problems that necessitate analytical or logical thinking. Brain teasers can be used as a tool in this. Use a lot of brain teasers, lot of brainstorming, lot of modeling. Okay, because जब हम बच्चे को पजल्स देते हैं, ब्रेन टीजर्स देते हैं, उनका जो ब्रेन है ना, इट्स अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज फॉर देयर ब्रेन्स, राइट? सो यूज अ लॉट ऑफ दिस। सो दिस वाज द एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ पियाजे's थ्योरी। तो मुझे आई एम जस्ट होपिंग दैट यू लाइक टुडेज सेशन एंड यू हैव अंडरस्टूड दिस थ्योरी रियली वेरी वेल, एंड प्लीज कमेंट about today's video
And if you need any assistance, any further assistance in this topic, do comment and I will definitely try to reach you and help you. And one more time, I am requesting you to subscribe to our channel and share the video with your near and dear ones who are in need and who really want to understand these concepts. Thank you so much for being with us. Take good care of yourself. Just keep working hard, and I'm sure that you will get results. Thank you so much.